पी नॉट बी एक्स बी। अब जो विलयन है उसका कुल दाब मतलब ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। तो जो विलयन है पी वो कुल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की वैल्यू रख देंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू रख देंगे पी नॉट बी और एक्स बी। यहाँ से पी ए की वैल्यू रख दी और यहाँ से पी बी की वैल्यू रख दी। ये विलय के लिए राउट का नियम है। अगर मान लो विलय और विलायक दोनों वाष्पशील प्रकृति की हो तब राउट का नियम ये होगा। ठीक है, अगर अब अपन इसका ग्राफ बनाए तो मैं इधर बना देता हूँ इसके नीचे। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कैसे बनता है, सरल रेखा बनती है। ठीक है, इसमें अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे ए की मोल बिन एक्स ए इक्वल टू 0 हो और एक्स बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अपने आप ही 1 हो जाएगी, क्योंकि ए और बी दोनों का टोटल कितना होता है 1। तो एक्स ए को 0 मान लिया तो एक्स बी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा एक्स बी और एक्स ए यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, इस साइड में एक्स ए को तो हो जाएगी 1 और एक्स बी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स ए 0 तो यहाँ से शुरू होगा और इधर इस वाली साइड में एक्स ए 1 है तो इसके बराबर में 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे सीधी सरल रेखा बनेगा। अगर अपन इसका बनाएं एक्स बी वाले का तो एक्स बी 1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे सरल रेखा बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्स ए इक्वल टू जो 0 बनाया है तो एक्स ए इक्वल टू यहाँ पे जो 1 माना है तो इसके ऊपर तो क्या लिख देंगे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और इस पे क्या लिख देंगे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों का जो टोटल आएगा ना वो इन दोनों को मिला दो यहाँ से, ये इनका कुल वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि ये वाला पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये राउट के नियम का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसको वापस से देख लो, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा क्योंकि इससे रिलेटेड ही कल अपन ने देखा था। अगर अपने पास में दो द्रव हैं ए और बी, दोनों ही द्रव होंगे और दोनों की प्रकृति कैसी होगी, वाष्पशील होगी। अगर दोनों की प्रकृति वाष्पशील होगी तो जो ए द्रव है उसकी वाष्प दाब कितना होगा, इसके जितनी मोल भिन्न है उसके समानुपाती होगा, और जो बी द्रव है उसकी मोल भिन्न कितनी होगी, उसका वाष्प दाब कितना होगा, यह जो एक्स बी है यानी कि इसकी जो मोल भिन्न है उसके समानुपाती होगा। अब अपन पी ए और पी बी के यहाँ से समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो ये बन जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों को जोड़ दिया, कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो कुल वाष्प दाब हो जाएगा पी इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, क्योंकि दो ही द्रव हैं। अगर 5 होता ऐसे मान लो ए बी सी डी ई ऐसे होते तो फिर पाँचों को जोड़ लेते, जितने का ठग होंगे उनको जोड़ लेंगे। फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं द्रव द्रव के लिए, जब दोनों की प्रकृति जब वाष्पशील हो तब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे तब ऐसे बनेगा, पी ए की भी सीधी सरल रेखा, पी बी की भी सरल रेखा, और जो पी है वो इन दोनों को ऊपर से जोड़ देंगे तो ये कुल वाष्प दाब या पी विलयन के लिए जो वाष्प दाब है उसकी ये रेखा बनेगी। ये राउट का नियम अपने किसके लिए पड़ा, द्रव द्रव के लिए। अगर मान लो एक द्रव हो और दूसरा क्या हो, ठोस हो, तब इसका वाष्प दाब कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, एक तो क्या है द्रव और दूसरा कौन सा है ठोस। एक कौन सा होगा, विलयशील प्रकृति होगी यानी कि इसका वाष्प दाब आएगा, और दूसरा कौन सा होगा, उसकी प्रकृति विलयशील नहीं होगी क्योंकि दूसरा क्या है, ठोस है। द्रव ठोस के लिए। अब अगर अपन किसी पदार्थ के अंदर, किसी भी द्रव पदार्थ के अंदर अगर अपन कोई ठोस पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी जो सतह, ऊपरी सरफेस, उसके ऊपर द्रव के कण भी होंगे और इस ठोस के कण भी होंगे। ठोस के जो कण है वो, या जो विलय के जो कण है उसको अपन ने क्या मान रखा है, अवाष्पशील मान रखा है। इनको अपन ने क्या मान रखा है, अवाष्पशील मान रखा है। और जो द्रव के कण है उनको अपन ने क्या मान रखा है, वाष्पशील मान रखा है। तो जो सतह है, जैसे मान लो ये बीकर है और बीकर के अंदर अपने पास में द्रव वाला पोर्शन भी है और बीच बीच में क्या है, ठोस वाले पार्ट भी हैं ऐसे। तो जो ठोस के कण भी ऊपर आ जाएंगे
तो इसकी जो वाष्पशील जो प्रकृति होगी ना वो घट जाएगी, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन देखो, अगर अपने पास में इसमें वापस से वही ए और बी दो हैं, बी विलायक और ए विलय है। अब आप इन दोनों को मिला रखा है, तो पी ए क्या होगा इसका, इसके डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए आपको अब बताते हुए। तो पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा, और पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। अब देखो ये हो जाता जब भी ये जो ए है जो विलय है वो भी क्या होता, वाष्पशील होता। अब ये वाष्पशील है ही नहीं, तो पी नॉट ए कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, पी ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वाष्पशील प्रकृति है, तो ये 0 आ गया। तो कुल वाष्प दाब P इक्वल टू क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की जगह अपन 0 रखेंगे तो ये पी ए कुल वाष्प दाब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा। और P इक्वल टू पी बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी एक्स बी लिख सकते हैं। इसकी जगह पी बी की जगह लिख दिया पी नॉट बी एक्स बी। अब एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ये कहाँ से लिखा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। मतलब दोनों की जो मोल भिन्न है, विलय और विलायक, उन दोनों का टोटल 1 होता है, मोल भिन्न का टोटल हमेशा 1 होता है। तो एक्स बी की जगह क्या लिख दिया अपने, 1 माइनस एक्स ए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो P इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, अब ये एक्स ए की अगर वैल्यू निकालें अपन, है ना, तो एक्स ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको इधर भेज दो, तो P माइनस पी नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी नॉट बी एक्स ए। माइनस को इधर भेजोगे तो P नॉट बी माइनस P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट बी एक्स ए। माइनस को इधर भेजोगे तो उल्टे हो जाएंगे चिन्ह। ठीक है, तो ये बच गया P नॉट बी माइनस P इक्वल टू P नॉट बी एक्स ए। एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू होगा P नॉट बी माइनस P डिवाइड में क्या आ जाएगा, P नॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स ए। अब एक्स ए अपन ने क्या माना था, विलय की या जो ठोस पदार्थ है उसकी मोल भिन्न मानी थी, तो वो क्या आएगी, पी नॉट बी माइनस पी डिवाइड में क्या जाएगा, पी नॉट बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्योंकि वाष्प दाब कितना होना चाहिए था, पी नॉट बी के बराबर। इसमें से घटा दिया पी एस, जितना विलियन का था वो घटा दिया, और डिवाइड में पी नॉट बी, है ना। तो ये एक्स ए किसके समानुपाती होगी, या किसके बराबर हो जाएगी, विलय की जो मोल भिन्न है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर हो जाएगी। विलय की मोल भिन्न वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होगी। विलय की मोल भिन्न वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। ये जो मैंने आपको लाइन यहाँ पे अलग से लिखी है यहाँ से, कि विलय की जो मोल भिन्न है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होगी, ये मैंने इसलिए लिखी है कि यहाँ से क्या बनता है, न्यूमेरिकल। यहाँ से क्या बनेगा, न्यूमेरिकल। तो ये फॉर्मूला आप लर्न करोगे, हमेशा याद रहना चाहिए आपको, है ना, कि एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी माइनस पी बाई पी नॉट बी। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, उसके बाद में देखो वाष्प दाब में जो ये जो अवनमन आता है उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि भाई जो द्रव है उसकी सतह के ऊपर क्या आ गए, ठोस पदार्थ आ गए, उसकी सतह पर ठोस पदार्थ आ गए, तो यहाँ से अपन उसको हीट देंगे तो उसकी जो वाष्प बनेगी वो केवल द्रव की बनेगी, इसकी नहीं बनेगी। लेकिन ये उष्मा तो खा रहे हैं, ठीक है, और वाष्प क्या बन रही है, कम बन रही है, तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस वाष्प दाब में आई हुई कमी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। और जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसमें जो जितना वाष्प दाब है शुरुआत का विलायक का अकेले का, उसके अगर डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक
अवनमन। और ये किसके बराबर होता है? विलय की मोल भिन्न के, या जिसका वाष्प नहीं बन रही है, जो ठोस पदार्थ है उसकी मोल भिन्न के बराबर है। विलय की मोल भिन्न के बराबर क्या होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ से क्या न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद में देखो क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक देखो, क्वथनांक क्या होता क्या है? अगर अपन किसी भी लिक्विड को लगातार हीट दे रहे हैं या उष्मा दे रहे हैं, तो जो उसको हीट देने से उसका जो वाष्प दाब है वो वातावरणीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। उस समय अगर अपन इसका टेम्परेचर मापेंगे तो वो जो टेम्परेचर होगा ना वो क्वथनांक होगा। इसको दूसरे ऐसे देखो, अगर अपन ने इसको ढक लिया, ठीक है, अब इसको अपन लगातार गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्या होगा? इसकी वाष्प बढ़ना शुरू होगी। इस द्रव्य की, जो भी द्रव्य है, इसकी वाष्प बढ़ना शुरू होगी। वाष्प बढ़ना शुरू होते ही इसका क्वथनांक नहीं आता है। उसका क्वथनांक कब आएगा? अपन ने इसको ढका और ये जो ऊपर जो दाब लगा रखा है इसके ऊपर, वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो इस वाष्प का दाब जब 1 एटमॉस्फेयर दाब के बराबर हो जाएगा, उस समय इस द्रव्य का जितना टेम्परेचर होगा, जितना तापमान होगा, वो क्या होता है? क्वथनांक होता है इसका। ठीक है, अब क्वथनांक आप समझ गए। उसके बाद में अगर मान लो ये जो लिक्विड था उसमें अपन मिला दें कोई भी ठोस पदार्थ, उसमें अपन क्या मिला दें? कोई भी ठोस पदार्थ मिला दें, तो उसमें क्या होगा? उन्नयन होगा। उन्नयन का मतलब क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखो कैसे बढ़ जाएगा। वापस वही बीकर लिया, ठीक है, बीकर में वापस मान लो वही लिक्विड भरा हुआ था। पहले अपन ने क्या माना था? अकेला लिक्विड माना था, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इसमें कोई ठोस पदार्थ और मिला देंगे। इसमें जैसे ही कोई ठोस पदार्थ और मिलाएंगे और तो ये इसकी सतह पर आएंगे, कुछ कुछ इसमें यहाँ रहेंगे, कुछ यहाँ रहेंगे ऐसे। और अब अपन क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब इसको हीट देना शुरू किया। अब मान लो जब इसके अंदर लिक्विड नहीं, ये दूसरा कोई ठोस पदार्थ नहीं मिला हुआ था, तब मान लो इसका जो वाष्प दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर दाब के बराबर हो रहा था, मान लो 99 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। अब इसमें अपन ने विलय पदार्थ, ठोस पदार्थ और मिला दिया। मिलाने के बाद में इसको हीट किया, है ना, गर्म करना शुरू किया। इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये जो कुछ जो मात्रा है इसकी जो ठोस पदार्थ है उसका कोई वो नहीं बन रहा है, उसका कोई वाष्प नहीं बन रही है, पर ये ऊर्जा तो ले रहे हैं, है ना। तो पहले मान लो 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता होगा इसका क्वथनांक। अब क्या होगा? ये ठोस पदार्थ मिलाने की वजह से इसकी जो वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर पहले कितने पे हो रहा था? 99 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसका 1 एटमॉस्फेयर दाब हो रहा था। अब इसका जो दाब है ना वो 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना होके मान लो 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ, क्योंकि इसमें एविले ठोस पदार्थ मिला हुआ है। तो इसको वापस 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर लाने के लिए अपने कुछ और गर्म किया, कुछ और गर्म किया, तो मान लो 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये क्या हो गया? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ गया। तो अब क्वथनांक इस पदार्थ का, इस विलयन का जो क्वथनांक हुआ वो कितना हुआ? 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। तो ये जो क्वथनांक है वो कितना बढ़ गया? 0.5 डिग्री बढ़ गया। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया? इसका क्वथनांक बढ़ गया। ये जो क्वथनांक कितना बढ़ा है इसमें? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक कितना बढ़ा, तो क्वथनांक कितना बढ़ा? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों बढ़ा? क्योंकि अपन ने कोई ठोस पदार्थ मिलाया, उसकी वजह से उस टेम्परेचर के जो विलयन है उसको वापस 1 एटमॉस्फेयर पर तक लाने के लिए कुछ और गर्म करना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ तक 1 एटमॉस्फेयर लाने के लिए जितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा उसको पहले वाले में से घटा देंगे, वो जितना डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। ये जो क्वथनांक में उन्नयन है इसका, ये जो उन्नयन है ना डेल्टा टी, मतलब
बी, मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन है वो समानुपाती होता है किसके, एम के। एम कौन सी, वही मोललता, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है स्मॉल एम के। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यह आ जाएगा के बी इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम का फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हो, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी फिर इंटू स्मॉल एम क्या होता है, वेट ऑफ ए अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड में क्या आएगा, डब्ल्यू बी विलायक का भार। तो ये डेल्टा टी बी का फॉर्मूला बनेगा। के बी यहाँ पे कांस्टेंट है, डब्ल्यू ए इंटू 1000 एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जो के बी है वो जल के लिए तो कितना होता है, 0.52। अब इसकी इकाई कैसे निकालोगे, ये तो क्या हो गया केल्विन और ये क्या हो गया मोलल, तो ये इधर आ जाएगा, तो केल्विन प्रति मोलल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल। ठीक है, तो ये होगी इसकी यूनिट। ये जल के लिए फिक्स होता है 0.52, लेकिन हर लिक्विड के लिए फिक्स नहीं है, नहीं आपको याद करना है। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो इनमें से किसी भी वैल्यू का मान पूछता है, अधिकतर जो वैल्यू पूछता है वो पूछता है मोलिकुलर वेट, विलय का अणुभार कितना है ना, तो विलय का अणुभार पूछता है। अब ये अणुभार ऐसे नहीं भाई वो आपको ग्लूकोज का सवाल देकर के पूछेगा और आप डायरेक्ट ही बता दोगे 180, ऐसे नहीं होगा। वो देगा कोई प्रोटीन घुली हुई है ना, कोई दूसरा पदार्थ घुला हुआ जिसका अपने को अणुभार पता नहीं होता है, या फिर कोई बहुलक पदार्थ है तो उसका अणुभार अपने को पता नहीं है, तो उनका मोलिकुलर वेट पूछता है इस फॉर्मूले के द्वारा। तो के बी अगर मान लो विलायक के रूप में बेंजीन वगैरह ले लिया तो वो आपको खुद देगा के बी की वैल्यू कि के बी इतना है ना। और अगर वैल्यू नहीं दे तो फिर वो विलय किस में करेगा, जल में ही करेगा, है ना। तो आपको जल की तो हमेशा याद रखनी है, जल की दे नहीं दे उसकी मर्जी है ना। अगर इसके अलावा किसी की पूछता है तो वो देता है आपको वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद में देखो जैसे क्वथनांक है वैसे ही क्या है हिमांक, जैसे क्वथनांक है वैसे ही क्या है हिमांक। क्वथनांक का मतलब होता है एक एटमॉस्फेयर आने तक जो टेम्परेचर होगा वो हिमांक होगा, हिमांक वो क्वथनांक होगा। और हिमांक क्या होता है, हिमांक का मतलब होता है मान लो कोई लिक्विड है आपके पास में और इस लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, ठंडा करते जा रहे हो, कंटिन्यू ठंडा कर रहे हो। ठंडा करते करते मान लो इसका जमना शुरू हो गया, मान लो पानी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जमना शुरू हो गया, तो अब इसका कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, हिमांक है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने क्या किया, इसमें वही विलय पदार्थ मिला दिया, कोई भी ठोस। अब जब अपन इसके अंदर ठोस पदार्थ मिलाएंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना जम करके कुछ और ठंडा करेंगे, उसको क्या कर रहे थे, कुछ और गर्म कर रहे थे। क्वथनांक में क्या हुआ था, उन्नयन हो गया था। इसको अपन क्या करेंगे, कुछ और ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर मान लो नीचे आ गया, माइनस का 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पानी जमा। इसमें कोई भी विलय पदार्थ मिलाने के बाद में कितने पे जमा, माइनस के 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा। तो इसका जो हिमांक है वो क्या हो गया, घट गया। तो हिमांक में क्या हुआ, अवनमन हुआ, हिमांक में अवनमन हुआ। अब ये अवनमन कोई भी विलय पदार्थ मिलाने से हुआ तो कितना हुआ था, मान लो इसमें से ये घटाएंगे तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। तो हिमांक में अवनमन कितना हुआ, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। इसका भी वैसे ही डेल्टा टी एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग और उसमें बी लिखा था मतलब बॉइलिंग, है ना। यह समानुपाती होता है वापस किसके, मोललता की। और मोललता क्या होती है, मोललता का वही फॉर्मूला वेट ऑफ ए अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू 1000 और डिवाइड में क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी यानी विलायक का भार। तो ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही के एफ की जो वैल्यू है वो जल के लिए आपको क्या करना है, हमेशा लर्न रखना है 1.86 केल्विन प्रति मोलल, जल के लिए याद रखना है। बाकी किसी भी लिक्विड के लिए अगर वो देगा, बेंजीन वगैरह के लिए, एथेनॉल अल्कोहल वगैरह के लिए, तो उसका क्या है आपको वो सवाल में पहले से ही दिया हुआ रहेगा। तो के एफ इक्वल टू 1.86 केल्विन प्रति मोलल आएगी। तो डेल्टा टी एफ की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में देखो ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई।
हिमांक में अवनमन हो गया। इसमें भी वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या तो ए पूछेगा आपको या वेट ऑफ ए पूछेगा, कभी कभी आपको KF की वैल्यू पूछेगा, तो सारी चीज़ें देता है हिमांक में, या फिर हिमांक में अवनमन पूछ लेता है भाई कितना हुआ, है ना। तो ये सारी वैल्यू रख करके अपने आप पता हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, इससे सारा फॉर्मूला बन जाता है, अपने आप ही हो जाता है ना। तो ये हिमांक में अवनमन हो गया। उसके बाद में एक और होता है क्या, वाष्प प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। देखो अपन ने 11th में ऐसे पढ़ रखा है PV बराबर nRT होता है, B क्या होता है प्रेशर, V क्या होता है वॉल्यूम, N क्या होती है मोलों की संख्या, R गैस नियतांक है, T क्या है टेम्परेचर है। इसी से अपन क्या निकाल लें, वो प्रासरण दाब का फॉर्मूला बन जाता है P = N/, अगर V कर दूँ इसको और R × T कर दूँ तो N/B मोल प्रति लीटर क्या होता है सांद्रता, तो CRT ये बन गया। तो P = क्या बन जाएगा CRT। अब भी जो प्रासरण दाब है ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया कि इसको याद कैसे रखना है, इसका फॉर्मूला है ना। अब P की जगह ये तो दाब होता है ना, प्रासरण दाब को अपन दर्शाते हैं पाई से, दाब की जगह प्रासरण दाब को अपन किससे दर्शाएंगे पाई से। सांद्रता C है, C का C रहने दो। यहाँ पे जो R है उसकी जगह अपन क्या लेते हैं S लेते हैं। ये R रेडबर्ग नियतांक और ये S इसका ही, ये भी गैस नियतांक, ये वैल्यू भी उतनी होगी 0.831 जूल में। तो इसकी जगह CS और T की जगह टेम्परेचर। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई का, यानी कि प्रासरण दाब का। तो पाई = क्या हो जाएगा CST हो जाएगा। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछता है। अब C की जगह अगर अपने इसको वापस खोलें तो वापस N/V × S × T। तो इसका या तो प्रासरण दाब पूछता है। N क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट है ना, × V × S × T। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट × वॉल्यूम। तो अगर सांद्रता दे तो ये लगा लेंगे, मोल दे तो ये लगा देंगे, और अगर उसका ग्राम में भार दे दें तो क्या लगा लेंगे ये लगा लेंगे। अगर मान लो अणुओं की संख्या दे दे तो मोल में चेंज करके डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, है ना। तो ऐसे ये प्रासरण दाब का सूत्र बनता है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है राउट के जो नियम है उसके अनुसार विलयन के प्रकार, राउट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार ये होते हैं दो प्रकार का, एक तो आदर्श विलयन और दूसरा क्या होता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। अब देखो आदर्श विलयन क्या होगा, जो राउट के नियमों का पालन करेगा सभी सांद्रताओं पर और सभी तापमानों के ऊपर। जो राउट के नियम का विलयन जो पालन करेगा वो तो क्या होगा आदर्श विलयन, और जो राउट के नियम का पालन नहीं करेगा वो क्या होगा अनादर्श विलयन। अब आदर्श जो विलयन है उसमें क्या होता है, जो विलय और जो विलायक है और जो विलयन है, एक तो विलयन, विलय और एक विलायक। मतलब विलयन को अपन दर्शा देते हैं, मान लो S या विलयन, A और B दोनों के कण होंगे इसमें, और इसमें विलय A और विलायक अपन ने मान रखा है B। तो जो आदर्श विलयन होगा उसमें A और B दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो A के अणुओं के मध्य आकर्षण और B के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर होगा। मतलब जितना विलयन के कणों के मध्य, मतलब A और B के बीच में जितना आकर्षण बल होगा उतना ही विलय के A के अणुओं के मध्य आकर्षण होगा, और उतना ही कितना होगा विलय के, मतलब B के अणुओं के मध्य आकर्षण होगा। अगर ये आकर्षण बराबर होगा तब क्या होगा, तब इसको अपन क्या बोलेंगे आदर्श विलयन बोलेंगे। दूसरे इसमें क्या होता है, न तो इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही ऊष्मा इसमें क्या होती है उत्सर्जित होती है। न तो आदर्श विलयन में ऊष्मा अवशोषित होगी न ही उत्सर्जित होगी। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा 0, है ना। डेल्टा H 0 मतलब न तो ऊष्मा अवशोषित होगी और न उत्सर्जित होगी। अगर इसका कारण पूछे कि भाई क्यों होता है, तो कारण सबके ऊपर जो मैंने लिखा है वही बताना है सबका, है ना। दूसरा डेल्टा VB इसमें क्या होता है
0, मतलब न तो आयतन बढ़ता है और न ही इसका आयतन घटता है आदर्श विलयन का। इसका भी कारण पूछे तो ये बताओ कि ए बी के अणुओं के मध्य जो आकर्षण है वो ए के अणुओं के मध्य के आकर्षण और बी के अणुओं के मध्य के आकर्षण के बराबर होता है। इसकी वजह से डेल्टा वी भी 0 होता है, इसकी वजह से डेल्टा एच भी 0 होता है। और इसका जो ग्राफ अपने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जब अपने राउट का नियम पढ़ा था ना, तब अपने एक ऐसे ग्राफ बनाया था, तो वही ग्राफ आदर्श विलयन का बनेगा सेम टू सेम। ऐसे यहाँ पे अक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, है ना। और इधर क्या आ जाएगा, वाष्प दाब, वाष्प दाब। यहाँ पे क्या आ गया था, एक्स बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ए, है ना। ये पी ए का, ये पी बी का, और ये पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का। ये पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और ये पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी का, है ना। और यहाँ पे किसका आ जाएगा, कुल वाष्प दाब का। तो ये ग्राफ जो था वो किसके लिए था, आदर्श विलयन का था, राउट के नियम के अनुसार था। तो राउट का नियम आदर्श वो ही होते हैं जो आदर्श राउट के नियम का पालन करते हैं, वही आदर्श विलयन होते हैं। तो इसके लिए ये ग्राफ बनेगा। उसके बाद में जो अनादर्श विलयन है वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के। पहला तो कौन सा, धनात्मक, और दूसरा कौन सा, ऋणात्मक। ऋणात्मक, धनात्मक अनादर्श विलयन, अनादर्श। अब देखो धनात्मक अनादर्श विलयन। अब जो धनात्मक अनादर्श विलयन है उसमें क्या होगा, जो विलयन है और जो विलय है और विलायक है। विलयन मतलब ए और बी दोनों के कण, विलय मतलब ए और विलायक मतलब बी। तो जो धनात्मक अनादर्श विलयन है ना, उसमें ए और बी के मध्य का आकर्षण बल, ए के विलयन का विलय का आकर्षण बल और बी के जो विलायक है उसका आकर्षण बल, इससे जो धनात्मक वाला ये वाला होगा वो बल क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल होता है। इसको दोबारा देखो आप, जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है उसमें क्या होता है, ए बी के बीच का आकर्षण बल ए के बीच के आकर्षण बल और बी के बीच के आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल होगा। किसका, विलयन का, या ए बी के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, दुर्बल होगा। इसके दुर्बल होने की वजह से जो वाष्प है वो क्या होगी, अधिक बनेगी। वाष्प क्या बनेगी, अधिक बनेगी। और अधिक बनने से ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन हो जाएंगे। ठीक है। इसमें जो डेल्टा एच होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका कारण पूछे तो यही बताओगे वापस से। और जो डेल्टा वी होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और इसका भी अगर कारण पूछे तो यही बताओगे कि ए बी के बीच का जो आकर्षण बल है वो ए के अणुओं के बीच के आकर्षण और बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल की तुलना में कम होता है या दुर्बल होता है। और इसकी वजह से वाष्प अधिक बनती है। वाष्प अधिक बनती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अनादर्श विलयन की डेफिनेशन पूछे तो अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, जो राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, अनादर्श विलयन होते हैं। उसके बाद में ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। इसमें क्या होगा, देखो इतना सा ही अंतर आएगा। ए बी के अणुओं के मध्य आकर्षण, ए के अणुओं के मध्य आकर्षण, बी के अणुओं के मध्य का आकर्षण, इन दोनों की तुलना में ये जो ए बी के अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, अधिक होता है या फिर प्रबल होता है।
दोबारा से देखो, ए बी के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल, ए के अणुओं के मध्य के आकर्षण और बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल की तुलना में जो ए बी के अणुओं के मध्य का जो आकर्षण है वो क्या होगा, अधिक होगा, या फिर इनका जो आकर्षण बल वो क्या होगा, प्रबल होगा। इसके प्रबल होने से वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। वाष्प कम बनने से जो आयतन है वो कम हो जाएगा और डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या था, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन था। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको पीछे के सारे न्यूमेरिकल करवाए। न्यूमेरिकल मैंने आपको कहाँ से नहीं करवाए, एक तो मैंने न्यूमेरिकल आपको नहीं करवाया था के डेल्टा टी एफ का, एक डेल्टा टी बी का। तो टी एफ इक्वल टू के बी वेट ऑफ ए, मोलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी, और एक इसका इसके अलावा मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो आप सिंपल ये, इसमें के बी की वैल्यू वो देता है खुद। क्वथनांक में उन्नयन जब पूछेगा तो के बी की वैल्यू वो खुद देगा, इसकी भी देगा, इसकी भी देगा, इसकी भी देगा, मतलब विलय का भार भी देगा। और अणुभार आपको खुद को पता रहेगा, जैसे मैंने ग्लूकोज वगैरह का दे दिया या H2O का दे दिया, किसी का जिसका भी देगा तो आप वो निकाल लेना। और फिर विलायक का भार जितना भी वो विलयन जैसे जल का बनाया है तो वो ऐसे बोलेगा कि विलायक का इतना भार है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन बताओ, है ना। तो इस डेल्टा टी एफ का एक न्यूमेरिकल अपन बना करके, एक न्यूमेरिकल ऐसे सिंपल सा मैं करा देता हूँ। तो वैसे न्यूमेरिकल से इससे क्या आपको थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं अपने बोर्ड में। अपने को ऐसे दे लिया कि ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाया गया है, जिसमें जल 90 ग्राम है तथा ग्लूकोज 360 ग्राम है। तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करो, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करो। तो इसका क्या करोगे आप, क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा टी एफ और ये डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी एफ ये आपको ज्ञात करना है, डेल्टा टी बी, ठीक है। ये डेल्टा टी बी आपको ज्ञात करना है। के बी जल के लिए कितना होता है, 0.52। वेट ऑफ ए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना है, मतलब विलय का भार कितना है, ग्लूकोज का 360। विलय का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180। ग्लूकोज का कितना होगा, 180। फिर इंटू 1000, फिर इंटू यहाँ पे डब्ल्यू बी मतलब विलायक का भार लिखोगे। तो विलायक क्या है, जल, तो जल का भार कितना दिया है इन्होंने, 90 ग्राम। हो गया। तो डेल्टा टी बी या क्वथनांक में जो उन्नयन है वो आ जाएगा 0.52 इंटू, इसको इससे काटोगे 2 आएंगे, और इसको इससे काटोगे तो 45 आएंगे। तो 1000 डिवाइड में 45, इसको सॉल्व कर लोगे वो आ जाएगा केल्विन प्रति मोलल। ठीक है, तो ये इसका डेल्टा टी बी आ जाएगा।